एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आज एक एक बात को टटोलने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि समस्या कहां है और समस्या कितना विकराल हो चुका है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित चेहरा की बात करने वाली, सुचिता की बात करने वाली, राष्ट्रवाद की बात करने वाली, अनुशासन की बात करने वाली, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के दावा करने वाली पार्टी, क्या सब कुछ खराब चल रहा है? या कौन सा ऐसा ग्रहण और कौन सी ऐसी बातें सामने आ गई है जिसे यह कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन तार तार होते हुए दिखता है और दिल्ली की राजनीति की जो पकड़ थी वो कार्यकर्ताओं में किस तरह ढीली पड़ गई, तो कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं बैठा है। और तो और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी सब कुछ सही नहीं है। ये तमाम चीजें इस वक्त में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बात सामने आते हुए दिखती है और जो ग्रिप में जिस ग्रिप का बात कर रहा था और राजनीतिक पकड़ का, यानी दिल्ली का डोर जब से कमजोर पड़ गई तो उसको संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। जी हाँ, 2014 का चुनाव को टटोल लीजिए। जिस तरह चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का तूती बोलने लगा और पूरे भारत के लोग नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उमड़ पड़ा और लगातार जो कुछ होता हुआ दिखा, यानी तमाम तरह के सपने जो भारत की जनता देखती थी और जिस चीजों को लेकर कांग्रेस से नाराज चलती थी, उन तमाम सपनों को दिखाने में नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से करिश्मा करते हुए चले गए और जो कुछ होता हुआ दिखा, यानी चुनाव परिणाम में और कांग्रेस मुखाने गिर गए, तो समझते चले जाइए। और 2019 में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्चस्व के साथ जिस तरह सत्ता में वापसी की, तो कहा गया था पहले कि 2014 में कहा गया था गुजरात मॉडल, और इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घूमते हुए नजर आई। और जब दूसरी पारी में जब अमित भाई शाह गृह मंत्री बन गए और पार्टी का कमान उसके हाथों में चला गया, तो समझते चले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस कदर से उतार चढ़ाव होते हुए दिखता है। अब अतीत में जो कुछ नजर आया, यानी जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बाद जिस तरह दो जोड़ी नजर आने लगी, एक अंबानी का और एक अडानी का, तो कहा जाने लगा विपक्ष के द्वारा कि 2 और 2, यानी हम 2 और हमारे 2, यानी एक नरेंद्र मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी और तीसरा अंबानी जी और अडानी जी। यही है गुजरात मॉडल। उसके बाद लगातार जिस बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को डेंट होना शुरू हुआ, तो समझते चले जाइए 2024 को भी टटोल लीजिए। 2024 में नारा दिया गया अब की बार 400 पार, और इस तरह से नैरेटिव कसा गया कि मानो भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस नैरेटिव को लेकर सामने आई वो बड़े दिलचस्प है। और इंडिया गठबंधन ने एक नारा गढ़ दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि वे संविधान बदलने वाले हैं। और संविधान बदलने की बात जैसे ही शुरू हुई तो पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति 90 डिग्री घूम गई, पूरे देश की राजनीति पूरी 90 डिग्री घूम गई। और सिर्फ यूपी की ही जमीन नहीं दरकी, जहां कहा जाता था मोदी जी के बाद योगी जी, तो सबसे बड़ा डेंट तो उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिखा। पूरी जमीन ही किसे गई, लैंडस्लाइड कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट यही बताता है। सिर्फ यही नहीं, गुजरात जो मजबूत किला माना जाता है, नरेंद्र मोदी जी का जो गृह राज्य है, वो भी दरकते हुए नजर आई। 2024 के जो परिणाम है लोकसभा का, उसको टटोल लीजिए। और वहीं से शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रिप था, जो दिल्ली का ग्रिप था, वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखा। क्योंकि वर्तमान की सरकार जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू के सहारे और बैसाखियों से चलता हुआ नजर आ रहा, तो हर बात के लिए पूछना पड़ता है, अपने सहयोगियों से पूछना पड़ता है। तो समझते चले जाइए, जिस ठसक और हनक के साथ 2014 की राजनीति से लेकर 2024 के चुनाव से पहले तक जिस ठसक और हनक की राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके दो सहयोगी को होता हुआ दिखा, लेकिन वो हनक अब बरकरार बिल्कुल नहीं रह गया।
और तो और लगातार ग्रिप में कमी होती हुई दिखी, क्योंकि संगठन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया और गुजरात मॉडल के लोगों का ही सब कुछ चलने लगा। और नागपुर मुख्यालय जो आरएस के मुख्यालय था, उसके बीच में बड़ा गैप होता हुआ दिखा। और इसीलिए जब जेपी नड्डा यह बयान देते हुए नजर आए कि आरएसएस की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि सब कुछ सही बिल्कुल नहीं है और इसका असर संगठन पे भी पड़ते हुए दिखा। और जिस तरह से वाजपेयी सरकार में जितने भी मंत्री है, वो तमाम लोगों को धीरे धीरे करके सबको अंत तक पहुंचा दिया गया, यानी उसको ऐसा निपटाया गया कि अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सब लोग हाशिए में जाते हुए नजर आए। तो जिस तरह दिल्ली का ग्रिप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कमजोर हुई, तो अब हर लोग किसी न किसी तरह से आंख तरेरने लगा, हर लोग आंख में आंख मिला के बात करने लगा। और यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग विमुख होते हुए चले गए और एनडीए का जो गठबंधन और कुनबा हुआ करता था, वो तमाम, यानी वाजपेयी जी और आडवाणी का टाइम का जो एनडीए था कुनबा, वो भी बिखर गया, जिसमें ममता बनर्जी भी हुआ करती थी, फारूक अब्दुल्ला भी हुआ करते थे, तमाम लोग आज क्यों नहीं है, तो समझते चले जाइए। आज इसलिए भी इस बात करने की जरूरत हुई कि पहली बार जो कुछ नजर आने लगा कि सरकार को बिल ला रही है तो उसे पास करा नहीं पा रही है, यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जिस तरह हाशिए में चले गए, जेपीसी मांग की तरफ चला गया और जेपीसी में भेज दिया गया, तो कहा गया तो यह ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि अपने ही गठबंधन के लोग जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर सवाल खड़ा किए, उसके बाद जेपीसी में जाना तय था। और दूसरी बार जब वन नेशन वन इलेक्शन की बातें आई, जो कुछ होता हुआ दिखा, यानी पार्लियामेंट में 272 के आंकड़े में हाथ गए, जबकि उनको 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 362 की जरूरत थी। 362 की जुगाड़ क्या होगा, 272 के भी लाले पड़ गए और इंडिया गठबंधन में 198 एकजुटता ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार का ग्रिप पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब बड़ा महत्वपूर्ण था, कम क्यों हो गया, इसको भी टटोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ कि विहिप जारी हुआ, उसके बाद 20 से ज्यादा सांसद गायब थे, यानी 20 सांसद गायब थे और उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम जुड़ जाए, तो समझते चले जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का, और अमित भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, उनकी विहिप का भी कोई मायने बिल्कुल नहीं है, जेपी नड्डा का विहिप का कोई मायने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका उल्लंघन की हिमाकत तो केंद्रीय मंत्री जहां करते हुए नजर आए, तो सांसद भी करते हुए नजर आए। क्या उनको डर नहीं है? राजनीतिक गलियारों पर इसी बात को चर्चा है कि अब सांसद भी वर्तमान की मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कोर लीडरों को सुन नहीं रहा। अंदर खाने की रिपोर्ट यही बता रही है, वरना भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की बात करने वाली, राष्ट्रवाद की बात करने वाली और सब कुछ राष्ट्र के लिए निछावर करने की बात करने वाली पार्टी में विहिप का उल्लंघन करने की हिमाकत क्या सांसद कर देते? साफ इशारा है कि किसी न किसी तरह से जो ग्रिप था भारतीय जनता पार्टी का, जो दिल्ली का ग्रिप था, वो कमजोर होता हुआ दिखा। और टटोल लीजिए, जिस तरह से दिल्ली से चलते हुए तो दिल्ली का जो झगड़ा है वो प्रदेश में भी होते हुए दिखा। तभी तो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ में लड़ने वाले निरंजन राय निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए और उनको हटा दिए, और किस मान मनोबल के साथ बाबूलाल मरांडी को जब राजधनवार से अपने प्रभारी सब प्रभारी जब हेमंता बिश्व शर्मा को उतारना पड़ा, यानी हेमंता बिश्व शर्मा उनके घर गए, उनको मनाए, जाके बाबूलाल मरांडी को सांस में सांस आई और उसके बाद किसी तरह बाबूलाल मरांडी जीत गए। और बाबूलाल मरांडी की राजनीति में कितना चली, झारखंड को भी टटोल लीजिए। और धनबाद जिला जो कोयलांचल की राजधानी मानी जाती है, उसमें जिस तरह से श्रवण राय जिलाध्यक्ष के खिलाफ में भी जब यहाँ के लोग मोर्चा खोलते हुए नजर आए, तो सुर्खियां जरूर बनी, लगातार अखबार में यह सुर्खियां जरूर बनी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हुए नजर आए, हवन करते हुए नजर आए जिला अध्यक्ष के खिलाफ में। तो समझा जा सकता है कि दिल्ली की लड़ाई अब जिले तक पहुंच गई है, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भी नड्डा का यह बयान कि आरएसएस की अब उनको जरूरत नहीं है, उसके बाद आरएसएस का तमाम बयानों को टटोल लीजिए 2014 से लेकर 2023 तक, तो कई मामले को लेकर
आपको स्पष्ट होता हुआ दिखेगा कि सरकार में ना भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रिप कमजोर हुई तो आरएसएस से भी उनकी दूरी बढ़ते हुए चली गई। लेकिन आरएसएस की मजबूरी है और भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है, दोनों में तालमेल दिखाना ही पड़ता है, लेकिन सब कुछ सामने होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन आंकड़े यह कहते हैं और अंदर खाने की रिपोर्ट यह कहती है कि दोनों में जिच बनी हुई है। तभी तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो लगातार सरकार के खिलाफ में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, हालांकि वो अपने बयान पे सफाई भी देते हैं, लेकिन मीडिया जगत में उनके बातों को जिस तरह रखा जाता है, यानी नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बीच में जो कुछ रिश्ते हैं और राजनीतिक रिश्ते, उसमें तलखी जरूर है। तो समझते चले जाइए। सिर्फ यही नहीं, जब गिरिराज सिंह जी जो नरेंद्र मोदी जी का खास हनुमान बताए जाते हैं, वो भी विधेयक को उल्लंघन करते हुए नजर आए तो कहा क्या जाए, समझा क्या जाए। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री भी विधेयक का उल्लंघन करते हुए नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया याद कर लीजिए, नए नवेले हाजिर हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो कभी राहुल गांधी के खासों खास माने जाते थे। उनको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने महारत जरूर हासिल कर ली थी, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब विहिप का उल्लंघन करते हुए नजर आए तो कहा क्या जाए। जगदीपिका पाल के बारे में, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के चेयरमैन थे, वो भी अनुपस्थित हो गए, तो समझा जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी में विहिप का उल्लंघन सांसद करते हुए नजर आए तो सब कुछ सही नहीं है कहा जा सकता है, यकीन के साथ कहा जा सकता है, मुस्तैदी के साथ कहा जा सकता है, डंके की चोट में कहा जा सकता है। जी हाँ, तो समझते चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई का बहुत बड़ा एक एपिसोड है। मैं भविष्य में आपको कभी भी बताऊंगा जरूर, अपने दर्शकों को एक एक पोल खोलता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए नजर आई कि जो लोग विहिप का उल्लंघन किया है, यानी जो वन नेशन वन इलेक्शन के जो विहिप जारी हुए थे, उसमें जिसने उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कभी नहीं होगी। हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कमजोर है, बैसाखी में सरकार चल रही है। अभी 20 सांसदों पर कार्रवाई करने की हिमाकत भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी, और राजनीति पे नजर रखने वाले आसानी से करते हुए नजर आते हैं, और हमारे दर्शक भी आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दें। जोहार।